मैं किरण सोनी आज वर्क मॉप के ज्ञान मंच पर आपके सामने इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूँगी आपसे। 12 अगस्त 2023 को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इस बार की इस इंटरनेशनल यूथ डे की जो थीम है वो है गो ग्रीन स्किल। गो ग्रीन स्किल, ग्रीन इस शब्द से हम ज़्यादातर कनेक्ट होते हैं, वो होता है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। पर्यावरण और एनवायरनमेंट की बात यूथ के साथ क्यों जोड़ी गई है, इसके पीछे अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो आजकल आप देखेंगे कि 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। उस दिन बच्चों के साथ स्कूल के प्रिंसिपल्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज के प्रिंसिपल्स या किसी संस्था के कुछ लोग मिलकर बच्चों को लेकर जाते हैं। एक पौधे हाथ में होते हैं उनके, और उन पौधों को वो कहीं पर भी रोपते हैं और एक अखबार में उनका फोटो आ जाता है और उसके बाद हो गया काम। तो वो एक दिन 5 जून को जो हम मनाते हैं वो विश्व पर्यावरण दिवस, तो क्या वो एक पेड़ लगाने से या वो एक पौधा लगाने से क्या हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई? तो इस बार इस यूथ डे को, इंटरनेशनल यूथ डे की जो थीम रखी गई है वो गो ग्रीन स्किल इसलिए रखी गई है कि हम कहीं ना कहीं जब पर्यावरण के साथ इस चीज को जोड़ेंगे, हम हमारे साथ हमारे यूथ को जोड़ेंगे। यूथ मतलब युवा। आप देख ही रहे हैं कि अगर पूरे वर्ल्ड की, विश्व की अगर आबादी को एक साथ काउंट किया जाए तो सबसे ज्यादा भी 3 अरब युवा, जो सबसे बड़ी ताकत है हमारे विश्व की, मतलब युवा अभी बहुत ज्यादा संख्या में, यूथ अभी बहुत ज्यादा है और उसमें से भी भारत नंबर 1 पर चल रहा है। भारत के अंदर युवा की आबादी सबसे ज्यादा है, तो ये हमारी शक्ति है। अगर हम यूथ के साथ जुड़कर कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी, वो कोई भी काम हो, तो उस काम को एक शक्ति मिलती है, क्योंकि वो ताकत होती है यूथ के अंदर, युवा के अंदर वो ताकत होती है जो एज हो चुके पर्सन के अंदर नहीं होती है। तो जब हम हमारे पर्यावरण के साथ जब यूथ को जोड़ेंगे और उसको सस्टेन करेंगे, सस्टेन का मतलब सिर्फ एक पौधा रोप कर उसको भूल जाना नहीं, उस पौधे को बढ़ते हुए देखना, उस पौधे की नियमित रूप से देखभाल करना, उसको बड़े होते हुए देखना खुद के जैसे। कैसे वो एक छोटा सा बीज था, कैसे वो एक छोटा सा पौधा था, बिल्कुल कोमल सा, कैसे वो धीरे धीरे बढ़ा, कैसे वो धीरे धीरे ग्रो किया। तो एक बच्चा होता है, वो कैसे यूथ बनता है, कैसे उसमें ताकत आती है। यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की बात इसलिए की गई है इस बार की थीम के साथ, क्योंकि अगर सस्टेनेबिलिटी किसी चीज के अंदर नहीं रहती है तो कुछ ही दिनों के अंदर वो चीज खत्म हो जाती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्रैक को चेंज करूंगी, मैं इस चीज को अपने योग के साथ जोड़ना चाहूंगी। हम भारत के वासी हैं। इंटरनेशनल यूथ डे जो है, मैं कहीं ना कहीं इसमें भारत का एक बहुत बड़ा योगदान मैं मान के चलती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी अभी भारत में युवाओं की है। अगर सस्टेन रहना है किसी को भी स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ, अब मैं यहाँ पर दूसरा टॉपिक लेकर आती हूँ, हेल्थ। अगर हम स्वास्थ्य से स्वस्थ व्यक्ति हैं, अगर हम मेंटली और फिजिकली फिट हैं, तो हम किसी भी चीज के साथ जुड़ते हैं तो उसके साथ लंबे समय तक रह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर युवा स्वस्थ है, वो मेंटली फिट है, वो फिजिकली फिट है, तो अगर वो आने वाले टाइम पर कोई भी काम शुरू करेगा या उसकी मदद से कोई काम शुरू किया जाएगा, तो वो इतना सस्टेन रहेगा, वो कितना आगे तक चलेगा, वो उसकी हेल्थ पर डिपेंड करता है। क्योंकि योग भारत की देन है। श्री कृष्ण भगवान और आदि योगी शिव के जमाने से योग इस भारत में हो रहा है। भारत की जन्मभूमि पर योग श्री राम, श्री कृष्ण सबने किया है। तो अगर युवा इस चीज को समझे कि हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी
का बहुत बड़ा रिलेशन है। और हेल्थ को अगर हम अच्छा रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कहीं ना कहीं योग से, या योग नहीं होकर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, उससे हमारा जुड़ना बहुत जरूरी है। और अगर इसकी शुरुआत हम स्कूलों से करें, हम घर से करें और हम कहीं से भी करें, लेकिन योग और स्वास्थ्य को अगर जोड़कर आगे बढ़ा जाए तो ये सस्टेनेबिलिटी, ये जो सतत विकास है, ये जो ग्रीन के साथ जुड़कर हम कर रहे हैं, ये आगे जरूर बढ़ेगा और यूथ इसमें सबसे बड़ा योगदान देगा। यहाँ पर मैं अब दूसरी बात लेकर आऊंगी पेरेंट्स की। आजकल हर घर में बच्चे हैं, हर बच्चों को हम सुविधाएं दे रहे हैं, उनको फोन दे रहे हैं, उनको लैपटॉप दे रहे हैं, उनकी जो डिमांड्स आ रही हैं, क्योंकि आजकल बच्चे होते हैं घर में 1 या फिर 2, पहले बच्चे होते थे 5 या फिर 10, इसके बीच में नंबर रहता था, तो इतनी जल्दी बच्चों की डिमांड पूरी नहीं होती थी। दूसरा, आजकल के पेरेंट्स होते हैं वर्किंग, तो क्या रहता है कि पेरेंट्स को लगता है कि हमने बच्चों को एक फोन दे दिया है, एक लैपटॉप दे दिया है, उसके अलावा उनकी व्हाटएवर जो डिमांड होती है वो हमने पूरी कर ली, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। एक बात भारत की संस्कृति से खुद को जोड़ कर देखिए, जब आप छोटे थे, आपने आपके पापा या मम्मी से या आपके दादा या दादी से कोई डिमांड करी, आपकी वो डिमांड कितनी जल्दी पूरी हुई? सबसे पहली चीज आप ये सोच कर देखिए। आज के बच्चों को हम डिमांड्स पूरी करते हैं, नो प्रॉब्लम, उन बच्चों को उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, हमको करनी भी चाहिए। लेकिन क्या हम बच्चों को हमारी दूसरी जिम्मेदारी, हमारी भारतीय संस्कृति से जोड़ पा रहे हैं? ये हमारे जो बच्चे हैं, जो अब बड़े हो रहे हैं, आने वाले टाइम में यूथ बनेंगे, ये युवा बनेंगे। 16 साल से लेकर 35 साल की उम्र के जो बीच के बच्चे हैं, वो सब आज के युवा कहलाएंगे। तो अगर ये जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनको अगर हम जोड़ पाएंगे हमारी संस्कृति से, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान होगा उन बच्चों के घर में रहने वाले उनके दादा दादी और उनके पापा मम्मी, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता से। लेकिन अगर बच्चों को अपनी संस्कृति से रूबरू नहीं कराया जाएगा, बच्चों को श्री कृष्ण भगवान, श्री राम भगवान से नहीं मिलवाया जाएगा, तो वो कैसे समझेंगे कि हम भारत की संस्कृति से किस तरीके से जुड़े हुए हैं? वैसे भी बच्चे आजकल 9th क्लास 10th क्लास करके निकल जाते हैं पढ़ने के लिए आगे, फिर उनके दोस्तों के साथ उनको फुर्सत नहीं होती, और कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि कर लेगा, लेकिन जब बात हाथ से निकल जाती है और हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद को इसका दोषी नहीं मानकर ये कह सकते हैं कि आजकल का जमाना ही ऐसा है। लेकिन बच्चा स्कूल में सिर्फ 6 घंटे रहता है, बचे हुए 18 घंटे बच्चा पेरेंट्स के पास और घर पे रहता है। और आजकल तो वो वक्त भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि बच्चा घर पर कम रहता है, दूसरी बहुत सारी क्लासेस में वो आता जाता रहता है, पढ़ाई के अलावा ट्यूशन के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो बच्चा दिन भर कहीं ना कहीं बिजी रहता है। इस वजह से क्या होता है कि बच्चा अपने घर में कम रुक पाता है। अब यहाँ पर पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आजकल जमाना ऐसा ही है। लेकिन जैसे कि अभी एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अभी चल रहा है सावन मास, और सावन में भी चल रहा है अधिक मास। अधिक मास पूरे इंडिया में चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है। लेकिन अपने बच्चों को पूछिए कि अधिक मास क्या होता है, व्हाट इज अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है, क्यों ये अधिक मास है? भारत के जो हम हिंदी महीनों की बात करें तो उसमें 12 महीने उसमें भी होते हैं, और अगर हम अंग्रेजी महीनों की बात करें तो 12 उसमें भी होते हैं। तो ये अधिक मास क्या चीज है? अपने बच्चों को इस अधिक मास की महत्व समझाइए। अधिक मास होता है 13वां महीना, जो हर तीसरे साल के अंदर एक बार रिपीट होता है। और अधिक मास किस वक्त आता है वो आगे से आगे फिक्स होता है। इस बार अधिक मास रिपीट हुआ है सावन के बीच में, तो एकम से लेकर अमावस्या तक, और उसके बाद जो अगली एकम आती है उससे लेकर अगली पूर्णिमा तक, जो बीच में जो ये मंथ आया है, जो महीना घुसा है, जो मास आया है, वो है सावन। तो इस बार सावन आया है अधिक मास। तो बच्चों को इसका महत्व समझाइए कि ये अधिक मास क्यों है, क्यों इस बार 2 श्रावण, उनको अखबार पढ़वाइए, उनको किसी तरीके हमारी संस्कृति से जुड़वाइए। सिर्फ बच्चों को दिवाली और होली के दिन नए कपड़े पहनाकर और घर में पूजा करके सिर्फ वो 2 जिम्मेदारियां हम निभाकर बच्चों को अच्छी तरीके से परवरिश नहीं कर पाएंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में हर दिन, हर पल कुछ नया होता है। बच्चों को उससे जोड़िए
किसी न किसी तरीके से स्कूलों में इस पर बात कीजिए। स्कूल भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। आप देखते हैं कि आजकल के स्कूल्स क्या करते हैं, स्कूल्स में ये रहता है कि बच्चे आए स्कूल में और स्कूल में उन्होंने पढ़ाई करी, थोड़ा बहुत किसी स्कूल में गेम चल जाता है और बच्चे फिर से घर चले जाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल्स भी यही करते हैं कि बच्चों को किसी एक फंक्शंस में इकट्ठा करते हैं, किसी तरीके का कोई प्लांटेशन होता है, बच्चों को वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद सारे टीचर्स वापस अपने अपने काम पे, कोई उन बच्चों को उन प्लांट्स के बारे में बताए तो सही। अगर हम गो ग्रीन स्किल्स, जो अभी यूथ का थीम है, अगर हम सिर्फ इंडिया और भारत की बात करें तो सिर्फ मैं एक पीपल के पेड़ की बात करती हूँ, मैं अपने घर में एक छोटा सा पौधा तुलसी की बात करती हूँ, अपने जो बरगद, जिसको वट सावित्री की पूजा उस बरगद के पेड़ की क्यों होती है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो हर स्कूल को एक ऐसी पहल करनी चाहिए कि महीने में 2 दिन, ज्यादा नहीं, या 1 दिन किसी एक पीरियड के लिए उन बच्चों को ये छोटी छोटी चीजें समझाई जाए कि क्यों हमारे घर में तुलसी की पूजा होती है, क्यों हमारे घर में किसी पौधे की इस तरीके से पूजा की जाती है, क्यों हम शिव भगवान के साथ पीपल की भी पूजा करते हैं, क्यों हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, क्यों इन पेड़ों का इतना महत्व है। आयुर्वेद आप सब जानते ही हैं और धन्वंतरी भगवान को भी आप सब जानते ही हैं। धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद की उनसे उत्पत्ति मानी जाती है, लेकिन आज एलोपैथी का इतना दबदबा है कि हमारी भारतीय संस्कृति का आयुर्वेद कहीं खो गया है। अगर हम गो ग्रीन को आयुर्वेद के साथ जोड़कर देखते हैं तो हम बच्चों को, हम यूथ को इन पौधों की, इन पत्तियों की महत्वता को समझा पाएंगे। जैसे कि अगर मैं एक तुलसी के पौधे की बात करती हूँ तो उसकी जो पत्तियां हैं, हमारे बच्चों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि उनको जब खांसी और जुकाम होता है तो वो क्या करते हैं, सिर्फ कफ सिरप लेकर ठीक हो जाते हैं, एंटीबायोटिक्स। हमारे घर में, हम सबके घर में जब हम छोटे थे तो क्या किया जाता था, तुलसी के पौधे के साथ अदरक को मिलाकर, अदरक भी एक प्लांट ही है, उसको अदरक को मिलाकर, काली मिर्ची वो भी एक प्लांट ही है, और उसको सबको मिलाकर उबालकर उसके अंदर नींबू डालकर और बच्चों को पिलाया जाता था। 3-4 दिन तक रेगुलर पिलाने से क्या होता था, उनका कफ खत्म होता था और उनकी खांसी ठीक होती थी। तो आजकल के बच्चे क्या होते हैं, मैं बीमार हो रहा हूँ, मैं वो टैबलेट लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं हम हमारे पर्यावरण से बच्चों को इस तरीके से दूर कर रहे हैं। अगर हम और किसी तरीके की प्लांट की बात करें तो हमारा पूरा किचन हमारी हर्ब से भरा हुआ है। हमारे प्लांट्स, हमारे छोटी छोटी सी हर्ब्स होती है, जैसे कि जीरा है, बच्चों ने इनको सिर्फ सीड के रूप में देखा है, जैसे कि सौंफ है, जैसे कि धनिया है, ये किसी प्लांट से आ रहे हैं। इनकी महत्वता बच्चों को समझाइए, थोड़ी देर के लिए उनको अपने साथ किचन में खड़ा रखिए। और अगर स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल भी इस तरीके की पहल करें कि हम हमारे बच्चों को किस तरीके से हमारी संस्कृति के साथ, किस तरीके से हम पर्यावरण के साथ जोड़कर बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं कि वो हमारी भारतीय संस्कृति से दूर भी नहीं हो, और किस तरीके से बच्चे अपनी संस्कृति के साथ जुड़ते जुड़ते बड़े होंगे, तब वो अपने भारत से दूर नहीं होंगे। नहीं तो आने वाले टाइम पर क्या होगा कि हर जो बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो बहुत बड़ा इंसान बन रहा है, कोई IIT कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, उसको यहाँ पर नहीं समझ में आता है, इसीलिए वो विदेश में जाकर बस रहा है। तो हमारी जो ये भारत के अंदर जो ये खूबसूरती है, जो बच्चे इतने अच्छे यूथ जो हमारे भारत के अंदर है, वो कहीं ना कहीं हमारे ही पास रहेगा। उसको भारतीय संस्कृति का महत्व समझाइए, उसको टीचर्स की हेल्प से, पेरेंट्स की हेल्प से, दादा दादी की हेल्प से, फ्रेंड्स की हेल्प से और आप सबकी मदद से अगर हम हमारे यूथ को इस प्रकार से तैयार करें कि वो आगे जाकर कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहे, चाहे वो अंतरिक्ष में पहुंच जाए, चाहे वो चंद्रमा पर चला जाए, लेकिन अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ा रहे, अपने आयुर्वेद को नहीं भूले, अपने योग को नहीं भूले, अपने पेरेंट्स को नहीं भूले, अपने संस्कारों को नहीं भूले। इस प्रकार अगर हम उनकी परवरिश करेंगे, हम उनको इस तरीके से समझाएंगे, तो आने वाले समय में हम एक अच्छे भारत को तैयार कर पाएंगे, एक अच्छे युवा को तैयार कर पाएंगे। इसी के साथ मैं किरण सोनी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।